नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की होगी तो सोच रहे होंगे कौन सी किताबें पढ़ें, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन सी किताबों का चयन करें जिससे इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि वेल बिगिन हाफ डन होता है। अगर आप अच्छी सी शुरुआत करते हैं तो आपका आधा काम वास्तव में हो जाता है। अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपको पूरी यात्रा में बड़ी आसानी होती है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी एक यात्रा है, क्योंकि साल भर का समय लगभग आपको देना पड़ता है। 3 स्तरीय एग्ज़ाम, प्री मेंस और इंटरव्यू। कुछ बेसिक किताबें आपको पढ़नी होती हैं। अगर वो आप सही से चुनाव कर लें और सही से उनको पढ़ लें तो हर एक स्टेप पर, हर एक स्तर पर वो आपके लिए मददगार सिद्ध होती हैं। बार बार जब आप सोर्स चेंज करते हैं, बार बार आप सोचते हैं कि अगर इन किताब को पढ़ लें, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस किताब को पढ़ लें, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो समस्या होती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने कोशिश की है आपको एक ऐसी बुक लिस्ट बताएं जिस बुक लिस्ट के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी आसानी से हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा, लोग आपसे कहते हुए मिल जाएंगे, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं आप सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करिए। अगर आपका बेसिक्स तैयार हो जाता है, आपका आधार तैयार हो जाता है, तो आपको जो भी आप पढ़ते हैं वो समझ में आता है। करेंट अफेयर में जो हो रहा होता है वो समझ में आता है। जो घटनाएं घट रही होती हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं। जो बातें आप पढ़ रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, जो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, वो तो आप कर ही लेते हैं। बाकी जो वैचारिक होते हैं, जो निबंधात्मक होते हैं, उनको भी आप कर पाते हैं। बेसिक कहाँ से क्लियर करें? बेसिक क्लियर करने की तो बात की जाती है, लेकिन कहाँ से करें? बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले बोल दिया जाता है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। वास्तव में बहुत अच्छी किताबें हैं। एनसीईआरटी की किताबें अगर बचपन में आपने सही से पढ़ ली हैं और अगर उसको एक बार भी आप रिवीजन कर लेते हैं, 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो वास्तव में बहुत ही अच्छा आपका आधार तैयार हो जाता है। लेकिन होता यह है कि हम बचपन में जो पढ़ते हैं तो उस समय भी अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि इस समय का एग्ज़ाम कैसे अच्छे मार्क के साथ पास हो जाए, तो हम उतना बेसिक क्लियर करने में या ये सब कोशिश नहीं करते। कुछ लोगों का होता है, जिन लोगों का एकेडमिक ये बहुत मजबूत होता है उनको आगे दिक्कतें कम होती हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको जब कंप्लीट करें तो कैसे करें। भाई ये बेसिक कहाँ से कंप्लीट करें और दूसरा कैसे करें, यानी कि जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका साथ में आप कह सकते हैं कि जो अप्रोच है, वो अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ें। क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, एक ही मटेरियल को सारे लोग पढ़ते हैं, एक ही मटेरियल को लोग खरीद के लाते हैं, अपने रूम में रख लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं, और अगर पढ़ लिए तो समय दे दिए, उसके बावजूद भी तैयारी अलग अलग क्यों होती है, परफॉर्मेंस अलग अलग क्यों होती है, कभी आपने सोचा है? वो इसलिए क्योंकि ये अप्रोच जो होता है, ये जो तरीका होता है तैयार करने का, जो आपने तरीका अपना रखा है, उसमें अंतर हो जाता है। और इसी कारण से किसी को सिलेक्शन मिलता है, किसी को सिलेक्शन नहीं मिलता है, किसी की रैंक बहुत अच्छी आती है, किसी की रैंक नहीं आती है, कोई बाहर हो जाता है, कोई टॉप कर जाता है। इस तरीके से अंतर हो जाता है। क्योंकि मार्केट में किताबें, नोट्स, आज की स्थिति में देखा जाए तो एक भी नोट जो कहीं भी तनिक भी अच्छा है, किसी भी तरीके से अच्छा है, तो वो सर्कुलेट हो जाता है। एक जगह अगर कहीं वो लीक हुआ तो सर्कुलेट हो जाता है। तो आप किस तरीके से उसकी तैयारी करें, इन तरीकों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है बुक लिस्ट की, कि हमारा सोर्स वास्तव में होना क्या चाहिए। सामान्यतः जो सब्जेक्ट हैं वो आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। जब आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, ये बुक लिस्ट आप यकीन मानिए कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए काम करेगी। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो। यूपीएससी में करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा आपको सोर्स चेंज करना होगा, यूपीपीएससी में स्टेट के लिए दूसरा मटेरियल हो जाएगा, एमपीपीएससी में स्टेट स्पेशल के लिए अलग मटेरियल हो जाएगा, राजस्थान में अलग हो जाएगा। बाकी सारा कुछ जीएस जो रहेगा वो सब बीपीएससी के लिए भी यही रहेगा। तो ये जो बुक लिस्ट है, जैसे एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा ज्योग्राफी हो गया, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी, पांचवा ये आपका साइंस है, छठा ये एनवायरनमेंट है, और एक 7वां आपका स्टेट का हो जाता है। यूपीएससी में स्टेट कोई स्पेशल नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इसमें भी स्टेट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं अगर करंट में रहते हैं। और करंट अफेयर तो है ही है, ये 8वां सब्जेक्ट आप मान लीजिए, या आप इसको ये मानिए कि करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है।
तो क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। और आगे भी ऐसे हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, अक्सर लाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री बहुत सारी किताबें हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि कहीं से पढ़ के आपको काम चलाना है, क्योंकि आपके पास अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, समय कम है, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए हैं, तो उनके साथ कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, एक मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडाइवल, दूसरा आपका मॉडर्न है। क्वेश्चन का रेशियो देखें तो प्री और मेंस दोनों के लिए जो मॉडर्न वाला पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी आ जाता है। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़िए तो प्री और मेंस दोनों के लिए ऐसा पढ़ डालिए जो दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। और जो एंशिएंट और मिडाइवल है, एंशिएंट और मिडाइवल में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेंस का जो पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ज़्यादातर इसमें आ जाता है, तो वो तो कवर हो ही जाए, साथ में प्रीलिम्स के जो आपके क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। इसके लिए एंशिएंट और मिडाइवल के लिए NCERT की जो किताब है 11th और 12th की, इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से कर लीजिए। लेकिन जब आप मॉडर्न पढ़िए तो मॉडर्न पढ़ने में यहाँ पे मैं तरीके की भी बात करूँगा। यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए और स्पेक्ट्रम में आप कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप मत पढ़िए, लेकिन 1857 से लेके जो 1947 तक का आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन दिया हुआ है उसको आप बहुत सही से तैयार कर लीजिए। इतने सही से तैयार कर लीजिए कि वो मेंस में पूछा जाए तब भी आप लिखें, प्रीलिम्स में पूछा जाए तब भी आप उसका क्वेश्चन कर पाएँ, और इस पे आंसर राइटिंग भी आपको करना है। जो आप पढ़िए उसको लिखते चलिए, लगातार कंटिन्यू ये कोशिश करिए प्रीलिम्स में भी कि दिन भर जो आपने पढ़ा शाम को 1 घंटा बैठ के उसको समराइज कर दिया, लिखने की कोशिश की। अगर आपको जो पढ़ा है, जो सुना है, जो कुछ डिस्कस किया है, उसके बाद में अगर लिखना उसको आ गया कम शब्दों में, तो आप मेंस के लिए भी तैयार साथ साथ में हो रहे हैं। इतना काम यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ये तो कॉमन है, ये हर जगह देखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रास्ता दिखाते हैं कि प्रश्न आता कहाँ से है। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 2 ऑप्शन आपके पास हैं, एक तो आप NCERT 11th एंड 12th की, ये NCERT आप पढ़ डालिए, बहुत बेसिक NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th 12th अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे जाइए, 9th 10th की, 6th 7th 8th की पढ़िए, लेकिन इतना बेसिक लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि सबका तैयार होता है, तो आप 11th 12th की NCERT से कवर कर सकते हैं। इसमें भौतिक भूगोल की एक NCERT आती है, एक मानव भूगोल की आती है, उनको भी आपको दोनों को पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, आपका बेसिक तैयार है, तो आप महेश बर्णवाल की जो बुक आती है, तो महेश बर्णवाल वाली बुक पढ़ सकते हैं। महेश बर्णवाल वाली बुक से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट काम भर का मिल जाएगा, आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ज्योग्राफी पढ़ते समय सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है, जो आप लोग नहीं करते हैं नॉर्मली, अगर करते हैं, जो लोग कर लेते हैं उनको बड़ा लाभ मिलता है, मैप ठीक उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है जैसे कि आपको किसी जगह के बारे में केवल बताया जा रहा है और फिर आपको उस जगह पे घुमा दिया जाए, तो दोनों में अंतर हो जाता है ना। जैसे बताया गया, वो चौराहा देख रहे हो ना, वहाँ पे वो वाला जो चौराहा है जहाँ पे कोने पे चाय की दुकान है, तो वो चाय की दुकान दिख जाती है आपको, कुछ ऐसा होता है। प्लेसेज जब आप पढ़िए, जो करंट में प्लेसेज हैं, प्लेसेज इन न्यूज़, तो आप उसको देखते चलिए, करंट अफेयर में उसको देखते चलिए, मैप खोल के आप देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाता है मैप में तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है। आप वर्ल्ड के मैप में जाएंगे तो पूरा आपको, अगर मिडिल ईस्ट पूछ लिया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, रसिया के आसपास और यूरोप की बॉर्डर के कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप मैप नहीं देखे होते हैं, केवल पढ़े होते हैं, बस आपको ये पता होता है यूरोप में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं। तो आप वहाँ पे टहल लीजिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से, बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वर्ल्ड टूर पे जाइएगा, वो अलग बात है। तो मैप जरूर देखिए, कुछ भी आप पढ़िए मैप जरूर देखिए। दूसरा, ज्योग्राफी में 2 पोर्शन में आप बांट के पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपने मानसून पढ़ा, तो उसी समय भारत के मानसून के बारे में हर हाल में पढ़ लीजिए।
प्रजातियां पढ़ी तो भारत में कौन सी प्रजाति हैं इसी समय पढ़ लीजिए। आपने नहरें पढ़ी, आपने नदियां पढ़ी तो भारत और विश्व की दोनों नदियां साथ साथ में तैयार करिए, तुलना कर लीजिए उनकी। आपने मत्स्य संसाधन पढ़ा तो विश्व स्तर और भारत में उनका कैसे आप कंपेयर करके क्या उत्पादन का स्तर है, क्या टेक्नोलॉजी है, इनलैंड एंड जो मैरीन है उसमें भारत में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा है, इस तरीके से आप तुलना करके। एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी तुलना कर लीजिए। कुछ भी आप पढ़िए जो भारत में भी है और विश्व स्तर पे भी है, तो दोनों की आप तुलना करके, कंपैरिजन करके उसी समय साथ साथ में पढ़ते चलिए, पैरेलली उसको पढ़िए। पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। आप एक बार में पूरा भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के बारे में सब छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये काम करते चलिए। आते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। एम लक्ष्मीकांत बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया किताब है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत के साथ में आप हमेशा बेयर एक्ट साथ में रखिए। बेयर एक्ट क्यों साथ में रखना है? आर्टिकल्स आप इससे देखिए, आर्टिकल से जो प्रश्न आते हैं, इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 1/3 आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल साथ साथ में इसमें करते चलिए। बिल्कुल जैसे जो योगदान ज्योग्राफी में मैप का है वही यहाँ पे बेयर एक्ट का है। एम लक्ष्मीकांत किताब की विशेषता तो यह है कि सारा कुछ बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है, लेकिन कमी यह है कि मेंस में डायरेक्टली इससे कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, करेंट अफेयर में जितना भी आर्टिकल, एक मेंस का वीडियो हमने बनाया है कि मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें और सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि उसमें डेली न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़िए, आप डिबेट सुनिए। तो वो काम यहाँ पर जब आप ऐड कर देंगे तो एम लक्ष्मीकांत का कॉन्सेप्ट और साथ साथ में जब आपने करंट अफेयर ऐड कर दिया तो मेंस की आंसर राइटिंग भी आपकी होती रही। और यहाँ पे भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत चले जाइए राज्यपाल पे। आप संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो तुरंत स्टेट पे यहाँ पे चले आइए, राज्य की कार्यपालिका पैरेलली पढ़ लीजिए। अनुच्छेद भी आप तुलना कर लीजिए, थोड़ा बहुत फार्मूला भी बना लीजिए कि वहाँ का अनुच्छेद प्लस कितना आप कर दें तो स्टेट के बारे में आप जान सकते हैं। सब फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना। आप लोग जोड़ते घटाते रहते, 79 जोड़ दो, 89 जोड़ दो तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, वो तरीका आपका है। कुछ फार्मूला भी आप बना लीजिए। लेकिन जो आप केंद्रीय स्तर पे पढ़ रहे हैं, संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने कैग पढ़ा है तो यहाँ पे क्या आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा है तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे। कैग का क्या केवल केंद्र स्तर में ही या राज्य भी उसके दायरे में आते हैं, तुरंत आप तुलना कर लीजिए। आपने यूपीएससी पढ़ा तो तुरंत यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। आपने प्रधानमंत्री पढ़ा तो तुरंत मुख्यमंत्री के बारे में पढ़िए। इस तरीके से साथ साथ में पढ़ते चलिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ते चले गए संघ का और उसके बाद में फिर आप आते हैं लौट के और फिर राज्य का पढ़ रहे हैं, तो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। ये तरीका आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी का जहाँ तक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है, वो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन उठाते हैं और करंट अफेयर से ही ट्रेडिशन की तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल प्रश्न की तरफ जाते हैं। कोई एक किताब उठाइए। हिंदी मीडियम के लिए एस.एन. लाल सर की किताब अच्छी है। एस.एन. लाल सर की किताब हिंदी मीडियम के लिए अच्छी किताब है। अंग्रेजी में किसी को पढ़ना है तो रमेश सिंह की किताब वो पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह सर की किताब जो है वो पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे किसी टैक्स के बारे में पूछा गया, राजस्व का कैसे क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको सिद्धांत भी क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे कर प्रणाली जो है वो कैसे काम करती है, कैसे बंटवारा होता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं। नीति आयोग तो आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे, नीति आयोग के यहाँ पे क्या कर्तव्य है आप राज्य व्यवस्था में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या कर्तव्य है, कैसे क्या करता है। ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें रिलेटेड हैं। जीएस में सब चीज़ें रिलेटेड हैं। शाश्वत विकास हर पेपर में पढ़ते हैं, कोई ऐसा पेपर नहीं जहाँ शाश्वत विकास ना आए। इतिहास में थोड़ा सा सीख लेने की कोशिश हम करते हैं कि शाश्वत विकास किया होता तो ऐसा ना होता। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ शाश्वत विकास ना आए। एनवायरनमेंट में भी आएगा, इकोनॉमी में भी आएगा, पॉलिटी में भी आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी पॉलिटी में, और ज्योग्राफी में तो वो आएगा ही। तो ऐसे आप बहुत सारे टॉपिक पाएंगे जो रिलेटेड है ना। आपसे अगर प्राथमिक घाटा पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे निकलेगा। राजस्व घाटा पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए।
और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग प्रणाली है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। हमारे यहाँ का जो एपेक्स सीज बैंक है ना, आरबीआई के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, केंद्रीय बैंक है हमारे यहाँ का। जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई, तो उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ये सब तो आप करते ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी तुलनात्मक तौर पर आप काम करिएगा। जहाँ तक बात साइंस की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंप्लीटली करंट अफेयर पे डिपेंड है। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी 9th और 10th ये 2 क्लास की एनसीईआरटी आप साइंस की पढ़िए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिया होता है, यहाँ से कवर करिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम थोड़ा सा एक किताब चाहते हैं व्यवस्थित, तो आप लूसेंट उठा लीजिए, और लूसेंट जो है साइंस वाली, जो साइंस की लूसेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस लूसेंट को पढ़ डालिए। और उस लूसेंट में जितना दिया है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होगा। मेंस में प्योर साइंस कोई ऐसी नहीं पूछी जाती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। टेक्नोलॉजी आपका करंट अफेयर में जितना भी आप पढ़ते हैं उससे कवर हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर का सेगमेंट होता है वहाँ से। जैसे आपसे पूछ लिया गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, आपसे पूछ लिया गया किसी सबमरीन के बारे में, कोई गन फैक्ट्री, कुछ नया कुछ हुआ है तो वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी मेंस में ये पूछा जाएगा, और प्रीलिम्स में तो फैक्ट पूछे जाते हैं, मारक क्षमता पूछ ली जाती है, इसका विकास किसने किया है, ये किस देश के हेल्प से डेवलप किया गया है, रसिया ने सहयोग किया है कि अमेरिका ने किया है, कहाँ से आयातित किया गया है। आयातित किया गया है तो केवल टेक्नोलॉजी ली गई है, या फिर प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट ही लिया जाएगा, या आगे टेक्नोलॉजी लेके हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। यहाँ पे कौन बना रहा है, एचएएल उसमें कर रहा है तो उसका क्या योगदान है, डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, इसरो के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। भारत का कोई स्पेसिफिक मिशन है, जैसे चंद्रयान है हमारा, है ना, हम आदित्य की बात करते हैं, हम बहुत सारे सबमरीन, पनडुब्बी, इन सब का विकास स्वदेशी तकनीक पे कर रहे हैं, हमारे जो युद्धपोत हैं, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब मेंस में पूछा जाएगा तो पूरा वो फुली करंट अफेयर पे वो बेस्ड होगा। इसके लिए भी जो आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, भारत की जो रक्षा प्रणाली में अभी स्थिति है, जैसे भारत सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, जितना भी रक्षा सामग्री है उसका आयात करता है, हमारे यहाँ लगातार बजट इसके लिए बढ़ाया जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न भी आपको करने होंगे। एनसीईआरटी प्लस आप आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का जो स्रोत है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। हिंदी मीडियम में जब आप कोशिश करते हैं तो आपको एक किताब दिखती है वाड़ी की। वाड़ी की किताब बड़ी फैक्चुअल किताब है, अपने आप पढ़ने में बहुत बोझिल मामला होता है इसमें, लेकिन फैक्ट कलेक्शन के लिहाज से किताब अच्छी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढने हैं तो आप वाड़ी में आप आसानी से पा जाएंगे। वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिख लिख के उन्होंने पैरा बना दिया है, और परीक्षा दृष्टि वो अलग से देते हैं बॉक्स बना के, तो उसमें आपको लगभग मतलब आप कह सकते हैं काम से ज़्यादा फैक्ट मिल जाते हैं। अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो शंकर की जो किताब आती है, शंकर आईएएस की, उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी किताब है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम करेगी। लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ी सी ये समस्या है। इराक बरूचा की किताब बहुत अच्छी किताब मैं मानता था, लेकिन इराक बरूचा सर की किताब में क्या हुआ है, उन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो अपडेट ना करने के कारण थोड़ी सी समस्या। नहीं तो उसमें तो इन्वायरमेंटल केस स्टडी भी मिल जाती थी, बहुत बढ़िया वो किताब थी। आगे हम बात करते हैं स्टेट स्पेशल की। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी स्टेट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कब पूछ लिए जाए कुछ पता नहीं। तो आप एक कोई किताब ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कहीं आपको देखने हैं। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने हैं, सब में देखने हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल देख के भी आप काम चला सकते हैं यूपी में, लेकिन अगर आपको बिहार देना है, एमपी देना है, राजस्थान देना है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। पेपर में लगभग 30-35% स्टेट स्पेसिफिक पूछा जाता है, तो वहाँ की किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। जैसे एमपी का महावीर पब्लिकेशन का हमने नाम सुना है कि वो किताबें अच्छी होती हैं, ऐसे बिहार की भी किताबें हैं बहुत सारी, आप जानते हैं। यूपी में आप वाणी भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी आती है। ये सब करके आप आसानी से अपनी तैयारी स्टेट के लिए कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपका काम उसमें बन जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है करंट अफेयर, क्योंकि लगभग मान के चलिए 20% सवाल कम से कम हर एक एग्ज़ाम में, जहाँ पर भी आप स्टेट पे जाएंगे या यूपीएससी देने जाएंगे, आपको मिल ही जाएंगे। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा सवाल मिलते हैं।
एक दिन में पढ़ेंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पढ़ेंगे, आपका तैयार नहीं होगा। आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल तो आप पढ़ ही रहे हैं, आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ में, एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ में आप न्यूज़पेपर में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक न्यूज़ को कवर करते चलिए। पर्सन इन न्यूज़ बहुत अच्छे से वहाँ तैयार हो जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वनडे एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जब यहाँ कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी ट्रेडिशनल किताब पे जाइए, गूगल करिए। गूगल सबसे बड़ा स्रोत है आपका, जो कुछ भी आपको बता देता है। गूगल बाबा है, बाबा को सब कुछ आता है, कुछ भी पूछेंगे आप वो बताएगा, तो वो पढ़ते रहिए। लेकिन बहुत सतही न्यूज़ मत पढ़िए कि आज माधुरी दीक्षित ने नया वो ड्रेस पहन के जलवा बिखेरा। ये सब आप गूगल में सजेस्ट होता रहता है, तो गूगल बाबा ये गलत न्यूज़ सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने कभी सर्च किया होगा तो वो आ गया है ना। आज फलाने की शादी हुई, उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो उसका नाम उन्होंने पहले ही रख लिया है। ये सब न्यूज़ नहीं पढ़नी है। आप कहेंगे यही तो राष्ट्रीय घटनाएं हैं भारत की, भारत में यही सब तो राष्ट्रीय स्तर पर घटता है, तैमूर का जन्म होना। ये सब नहीं, वो तैमूर अलग था, वो इतिहास वाला तैमूर था। यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो पत्रिकाओं में आप पढ़ते हैं, तो साथ में एक मैगजीन आप लगा लीजिए। इसमें कई बार आप जब साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो लास्ट में 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कोई मैगजीन उठा के साल भर की घटनाओं को कर लेते हैं, तो आसानी से वो हो जाती हैं। बहुत सारी मैगजीन आपके मार्केट में है, जो आपको अच्छी लगे। कुछ आपको बोरिंग लगती हैं, कुछ आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सटीक मटेरियल वाली हैं। जैसे भी हमारा भी करंट अफेयर का आपका रेगुलर वो आता रहता है, आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के नोट्स हमारे भी हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगला एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कोई भी आपको बता देगा। तो मैंने पहली रणनीति आपको बताई, पढ़ने का तरीका। जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत सही से होना चाहिए। आप जो सिद्धांत में पढ़ रहे हैं और अगर वो भारत में अप्लाई हो रहा है तो व्यवहार स्तर पे तुरंत उसको करिए, ठीक है ना। आपने, अगर मैंने कहा ना कि वहाँ पे केंद्रीय विधायिका पढ़ी है तो उसको तुरंत स्टेट पे लेके चले आइए, ठीक है। तुलना कर लीजिए, ज्योग्राफी में यही कर लीजिए, एनवायरनमेंट में भी ये कर लीजिए। स्टेट लेवल पर क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पर कितने नेशनल पार्क हैं, उनकी तुलना आप तुरंत कर लीजिए कि पूरे देश में कितने हैं, इसमें कितने हैं। हेरिटेज की बात होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो यूपी में तुरंत आप देखिए कि कौन कौन से हैं और किस कारण से हैं। उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, उनकी भौगोलिक स्थिति, किस नदी के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी नदी गुजरती है। शेर चीते लाए जाते हैं, तो शेर चीते लाए जाते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेंस का विषय हो गया, है ना। क्यों ये प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, ये मेंस का विषय हो गया। लेकिन आप भौगोलिक स्थिति तो उसकी देखेंगे, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा, मैपिंग कराई जाएगी। उससे कई बार ऐसा होता है, कोई परियोजना चलती है और उस परियोजना के चलने से कोई नेशनल पार्क डिस्टर्ब हुआ, वहाँ के शेर चीते अलग शिफ्ट कर दिए गए। ऐसी न्यूज़ आप पढ़ते रहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भूगोल से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो किसी एक राज्य, 2 राज्यों के बीच में सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए कि सारी चीज़ों को जितना बढ़िया आपको रिलेट कर पाएंगे, को रिलेट जितना अच्छा होगा, इंटर रिलेशन, अंतर संबंधन जितना अच्छा होगा, इंटर रिलेट करने की जितनी अच्छी क्षमता आप में होगी, डायमेंशंस ओपन करने की जितनी क्षमता आप में होगी, उतना अच्छा आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार कर पाएंगे। कोई टॉपिक सेंटर में रखिए, फिर देखिए वो कितने सब्जेक्ट से रिलेट हो सकता है ना। केवल बाहर से चीतों का आना, शेर यहाँ पे लाए जाना, चीते लाए जाना, केवल वो एक घटना नहीं है कि बस वहाँ से ले लिया गया। वो भूगोल को भी, इतिहास को भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड है ही है। हमारे यहाँ की राजनीति को भी दिखाती है कि वो हमारी गवर्नमेंट वो इन्वायरमेंट पे कितना ध्यान दे रही है, अप्रोच क्या है, सबसे रिलेट हो जाता है, संबंधों को भी दिखाती है। तो इनसे रिलेट करके आप चीज़ें करिए। अब बात आती है कि हमने ये सब पढ़ लिया, पढ़ने के बावजूद भी कई बार मैंने कहा ना कि वही किताब पढ़ने के बावजूद किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, कोई बहुत अच्छे मार्क्स पाता है, कोई नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? आप एनालिसिस नहीं करते हैं पेपर की। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इतना तैयार कर लिया बहुत सही से, है ना, और साइंस भी जोड़ लिया इसमें, अगर उसको साइंस ठीक ठाक आती है या नहीं आती है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, साइंस जोड़ लिया, इन 4 सब्जेक्ट को जब आप जोड़ लेंगे तो नियर अबाउट 90 से 100 क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे।
इससे प्लस ही या माइनस में 90 से 100 के आसपास प्लस माइनस, कभी 100 पहुंच जाएंगे हम, कभी 90 85 रहेंगे, यहां तक हम पहुंच जाते हैं। इन सब्जेक्ट को आप कतई मत छोड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल इकोनॉमी पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला लीजिए। एनालिसिस करिए सही से। जितनी बार आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको हर बार पता चलेगा कुछ ना कुछ कि ये पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हर साल थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज रहता है, तो हर साल का पेपर देखने से ये पता चलेगा कि एक निश्चित कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप अलर्ट रहिए, कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन अगर यहाँ से मिल रहे हैं, प्लस आप करेंट अफेयर भी कर रहे हैं, करेंट अफेयर से भी 30 सवाल, 25 सवाल, 35 सवाल आ जा रहे हैं, तो ये एनालिसिस ये कहती है कि ये कोर पोर्शन हमारे हुए। साल भर का समय लीजिए और एक साल में इनको स्टेप बाय स्टेप 2-3 महीने में पूरा एक रीडिंग लगा लीजिए। दूसरा, जब रीडिंग आपकी लग जाए, रीडिंग लगने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चालू करिए, फिर दूसरी रीडिंग लगाइए और लिखना भी चालू कर दीजिए दूसरी रीडिंग से। 3 महीने और आपके बीत गए। 6 महीने के बाद में आपकी स्थिति ये आ जाएगी कि आपका फॉर्म भी लगभग आ रहा होगा 6-7 महीने बाद, और आप लगभग तैयार हो रहे होंगे। तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप चेक करिए कि कितनी परफॉर्मेंस आपकी है, क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसमें आप देखिए जहाँ पे कमियां हैं, टेक्स्ट बुक से दूर करिए। करेंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। जहाँ पर करेंट अफेयर में कुछ ट्रेडिशनल आता है, वहाँ पे आप तुरंत ट्रेडिशनल जाके भी क्लियर कर लीजिए। नहीं आता है तो उसको पढ़ लीजिए, आता है तो रिवाइज कर लीजिए। और फिर जब आपका पीटी केवल 2-3 महीने बचे तो प्री ओरिएंटेड होके रात दिन एक करके 300-400 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने की कोशिश करिए। करेंट अफेयर और प्रीलिम्स के पिछले पूछे गए प्रश्नों को, टेस्ट सीरीज से जो प्रश्न आप करते हैं उनको, और फिर जब प्रीलिम्स आपका हो जाए फिर से मेंस पे फोकस करिए। अब मेंस की आंसर राइटिंग तो आप शुरू कर चुके थे, अब इधर केवल परिमार्जित करना है। 6 पेपर, अगर यूपी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो 6 पेपर आपको लिखना है, और हर एक पेपर के 100-150 क्वेश्चन आप स्ट्रक्चराइज कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना के रख लीजिए, फिर देखिए आपको मेंस में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि स्ट्रेटजी ये अपनानी है, कोर पोर्शन नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात यह है कि कई बार आप लोग सोर्स चेंज करते हैं, मल्टी सोर्स का यूज करते हैं। आपका ये होता है ना कि इस बार इस बुक से फंसा है तो वो किताब आप ले लेते हैं। तो मैंने शुरू में भी कहा था इस सेशन को शुरू करते समय कि मल्टी सोर्स का यूज आप ना करें, बिल्कुल ये मनाही है। आपको 3 किताबें पढ़नी है तो एक ही किताब 3 बार पढ़िए। हाँ, किताब पहले जब चुनाव कर रहे हैं तो अच्छी किताब चुनिए। किताब का चुनाव करने से पहले सोचिए, ये नहीं कि किताब चुन लिया उसके बाद में बार बार उसको चेंज कर रहे हैं। इसको आप फॉलो करिए, निश्चित तौर पर साल भर में आपकी प्री और मेंस की दोनों अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, 5-7 घंटे का समय निकालना है। जॉब में हैं तो जॉब करते हुए भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, और केवल जो तैयारी कर रहे हैं अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनकी भी तैयारी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन में। ऐसी ही बातों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं।